हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर्स हम लोग ये कहते हैं, जैसे हमारे पास क्वांटिटीज हैं, आपने देखा है यहाँ पर स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है। तो स्पीड और डिस्टेंस में हम यदि कभी भी स्पीड बताना चाहते हैं या डिस्टेंस बताना चाह रहे हैं तो वहां पे हमें डायरेक्शन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं होता। बट बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलता, वहां पे आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो वो सारी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ साथ उसमें डायरेक्शंस भी होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें एक बार, हमने कहा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे वे होते हैं। हमने कहा एक हमारे पास यहां पर एक पॉइंट है P। अब यदि मैं इस P पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करना चाहता हूं तो मैं क्या कहूं, या तो इस P पॉइंट के लिए हम x कोऑर्डिनेट बताएं, y कोऑर्डिनेट बताएं और z कोऑर्डिनेट बताएं, या फिर मैं ऐसा कहता हूं, मैंने यहां पर देखा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस। इन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा है ओरिजिन O। अब हम इस पॉइंट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा इस पॉइंट O पर हम यहां आ जाएं और हमने इसे इंडिकेट इस टाइप से किया, एरो बता के। यदि हम एरो के थ्रू इसे इंडिकेट करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा कि इसका लेंथ कितना है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे हम यदि कहें, सिंपल सी बात करें, हमने कहा एक पॉइंट O है यहां पे और मैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो है आपके लिए 10 यूनिट। यदि मैं इस O के रिस्पेक्ट में P को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं और यदि मैं सिर्फ इतना सा बोलूं कि इससे OP जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट, तो हम इस P पॉइंट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस O से 10 यूनिट डिस्टेंस पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मतलब हम यदि ड्रॉ करने जाएं तो एक पूरा सर्कल बना सकते हैं, जिस सर्कल पे सारे पॉइंट जो होंगे वो 10 यूनिट डिस्टेंस पे हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज जहां पर हम सिर्फ लेंथ से बता सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड से बता सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। बट यदि हम किसी पॉइंट को अलोकेट करना चाहते हैं और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें हम डायरेक्शन भी बताते हैं तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे इस वाले में देखें, मैंने कहा ये O पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में मैं P को बताना चाहता हूं, तो मैंने कहा इस OP के लिए एक इसका मैग्नीट्यूड है OP। मैंने कहा OP जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका डिस्टेंस आ गया। अब साथ ही साथ मैं डायरेक्शन बताना चाहता हूं, डायरेक्शन बताना चाह रहा हूं तो मैंने ये एंगल बता दिया आपको एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मैंने कहा एक्स एक्सिस से यदि हम थीटा डिग्री पर जाएं तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। सपोज कीजिए हमने कहा ये एक्स एक्सिस है और इससे 45 डिग्री इंक्लाइंड है लाइन, तो हमने 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया और उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड दिया गया, तो उस मैग्नीट्यूड का हम एक आर्क कट कर लेंगे तो हमें ये P पॉइंट मिल जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है इस P पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, कि हम वहां पे क्या बताएं, उसका मैग्नीट्यूड बताएं और साथ ही साथ हम उसके लिए डायरेक्शन भी इंडिकेट करें, या फिर हम कहें तो हम ये एंगल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं थीटा। अब इस नोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड बताते हैं एज वेल एज डायरेक्शन थीटा के थ्रू। अब इसी चीज को यदि मैं वेक्टर में रिलेट करना चाहता हूं तो मैं उसे किस टाइप से रिलेट करूं। मैग्नीट्यूड तो वही होता है जो हम यहां पर कह रहे हैं OP, लेकिन हम डायरेक्शंस को यहां पर थीटा या किसी एंगल के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर लेके आते हैं और उसके थ्रू मैं यहां पर इसे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करूंगा। अब सबसे पहले हम यहां पे यूनिट वेक्टर समझ लें। देखिए हम ये कहते हैं, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, हमने कहा सपोज ए वेक्टर। यदि मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने कहा ये उसका मैग्नीट्यूड है। सपोज करें हम थोड़ी देर से मॉड A, जब भी मैं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो उसे मॉड से रिप्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ इसमें एक डायरेक्शन भी है, तो मैंने उसे लिखा डायरेक्शन। तो वेक्टर A को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन मुझे पता है। अब देखिए हम यदि यूनिट वेक्टर की बात करते हैं
यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, अब आप नाम से ही समझ में आ रहा है। यूनिट वेक्टर इसका मतलब है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यूनिट है, मतलब 1 है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं ए वेक्टर के लिए यदि मैं यूनिट वेक्टर देखना चाहता हूं तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसे हम ए कैप से डिनोट करेंगे। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से डिनोट करो। हमने कहा ए कैप इक्वल्स टू, अब देखिए इस वेक्टर ए की बात करें तो इस वेक्टर ए को हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और उसके साथ डायरेक्शन। अब हमें ये बताना क्या है, हमने कहा ये वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। अब यहां पर जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 3 4 5 6। अब यदि मैं इसके मैग्नीट्यूड को 1 बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, यदि मैं इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो ए कैप आ रहा है उसका जो फाइनली मुझे मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो मैग्नीट्यूड मुझे मिलेगा 1 और सिर्फ बचेगी क्या उसमें डायरेक्शन, उसमें जो सिर्फ बच जाएगा वो हमारा होगा डायरेक्शन। अब देखिए हम ये कहते हैं यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर जब भी मैं अप्लाई करने जाऊंगा मतलब जहां पर भी मुझे यूनिट वेक्टर का हेल्प लेना है तो मैं वहां पे क्या सोचूं, कभी भी यदि आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है मतलब किसी भी वेक्टर के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि उसकी डायरेक्शन क्या है तो हमेशा उसके बारे में क्या सोचो ए कैप। क्यों, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 फिक्स है, मतलब मैं कहीं पर भी यूनिट वेक्टर लिखता हूं इसका मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, उसका मैग्नीट्यूड कभी भी वेरी नहीं करेगा। तो हम कह रहे हैं ना कि मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड को तो डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 फिक्स हो गया है, तो ये हमेशा देता क्या है सिर्फ डायरेक्शन। मतलब कभी भी मुझे यदि डायरेक्शंस पता करना है तो मैं वहां पे सिर्फ क्या करूं, जिस भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन पता करना है उसके लिए आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें तो वो आपको डायरेक्शन दे देगा और मैं इसे बार बार अप्लाई करूंगा। यहां पे इसे नोट करें एक बार, देखिए इधर हम लोगों ने अभी यूनिट वेक्टर देखा। अब यूनिट वेक्टर जो मेनली है एक यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से, एक जे कैप से और एक के कैप से। अब यहां आई कैप जे कैप और के कैप क्या होते हैं देखें। हम यदि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और वो पॉइंट यदि स्पेस में है, यदि वो पॉइंट स्पेस में है इसका मतलब है कि वो पॉइंट हमारा 3D में है। हमने यहां पर एक पॉइंट लिया P और इस पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहता हूं, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएं। देखिए हमने ये कहा यदि हम डायरेक्शन की बात करने जाएं तो हम ये देखते हैं कि ये जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पे है और किस डायरेक्शन में है, तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा, ये वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन होगा और ये जेड एक्सिस के लिए। अब हमें अभी कहा है यदि हम डायरेक्शन इंडिकेट करना चाहते हैं तो डायरेक्शन हमेशा सिर्फ कौन इंडिकेट करेगा, यूनिट वेक्टर, इसीलिए मैंने इंडिकेट किया यहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप। अब मैं आई कैप क्या है, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जो जे कैप है वो है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब देखिए हमने कहा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर के कैप। अब देखिए किसी भी वेक्टर को यदि हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। जैसे हम इस P पॉइंट की बात करने जाएं तो हम लोग ये कहते हैं ना, जब हम 3D में बात करने जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार इसके लिए x कोऑर्डिनेट बताओ, y कोऑर्डिनेट बताओ और z कोऑर्डिनेट बताओ। मैंने कहा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमने कहा 3 4 और 5, सपोज कीजिए 3 4 और 5 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, y कोऑर्डिनेट 4 और z कोऑर्डिनेट 5। अब इसका हम वेक्टर में यदि रिप्रेजेंट करने जाए तो क्या कहेंगे, x कोऑर्डिनेट 3 है मतलब x एक्सिस पर मुझे 3 डिस्टेंस जाना है। अब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो हमने कहा यहां पर x एक्सिस पर मेरा यूनिट वेक्टर कौन है, आई कैप,
ये आई कैप हुआ तो ये 1 आई कैप हुआ, मुझे 3 आई कैप चाहिए, 2 आई कैप और 3 आई कैप। इसका मतलब है ये जो है ये वो पॉइंट है, हमने आई कैप को 3 टाइम्स ऐड कर दिया तो मुझे 3 आई कैप मिलेगा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी टाइप से यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4 हमारे लिए हो गया जे कैप और जे कैप, मतलब 4 टाइम्स आप जे कैप को ऐड करिए वाई एक्सिस पे तो आपको ये वाई वाला पॉइंट मिल जाएगा कि वो वाई एक्सिस से वाई एक्सिस पर कहां पे है। इसी टाइप से z की बात करें तो 5 के कैप है तो के कैप इसको 5 टाइम्स आप ऐड करें तो हमें ये मिल गया। अब देखिए 3D में यदि हम कहने जाते हैं तो हम सिंपल कहते हैं 3, 4, 5, मतलब x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 4 और z कोऑर्डिनेट 5। वेक्टर में यदि हम रिप्रेजेंट करने जाएं तो इसी वेक्टर को मैं ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा 3 को। अब 3 जो है वो x एक्सिस है, अब x एक्सिस है तो x एक्सिस की मुझे डायरेक्शन भी इंडिकेट करनी है तो मैं कहूं i कैप प्लस आई कैप तो 3 आई कैप, तो मैं यहां पे लिखूंगा 3 आई कैप प्लस ये नोटेशन हम यूज करते हैं 4 है तो हमने कहा कि जे कैप 4 टाइम्स वाई एक्सिस पे तो हमने इसे लिख दिया 4 जे कैप और प्लस 5 के कैप जेड एक्सिस में। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया वेक्टर फॉर्मेट में। यदि हम वेक्टर में ऐसा लिखते हैं एक्स वाई जेड तो उसे यदि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो सिंपल आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। ये एक नोटेशन हुआ हमारा वेक्टर का। अब इधर देखें हम थोड़ा सा एक सिंपल से फॉर्मेट में चलें। अभी हमने एक वेक्टर लिया था जो 3D में था, इसके लिए उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों था। अब हम एक वेक्टर लेते हैं p और इसे हम 2D में ले रहे हैं, मतलब x और y। इसका मतलब है सिर्फ यहाँ पे i कैप है और इधर साइड j कैप, मतलब k कैप वाला कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। इसके मैं i कैप प्लस y j कैप मैंने ये लिखा, इसका मतलब है वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड हम देखना चाहते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड हमेशा हम कहां से देखेंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो हमने कहा कि ये मुझे ओपी कैलकुलेट करना है। अब एक्स आई कैप है, इसका मतलब है इस पी पॉइंट से यदि मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारा होगा वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे लिए वाई, हमने इसे लिखा वाई। इसी टाइप से जो एक्स है वो क्या होगा, जब हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें y एक्सिस पर तो ये जो डिस्टेंस आता है वो हमारा x कोऑर्डिनेट है, तो उसे मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं x। तो देखिए हमने इस P पॉइंट से एक प्रोजेक्शन ड्रॉप किया था तो उसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है OP, तो ये OP डिस्टेंस हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, पाइथागोरस लगा सकते हैं और पाइथागोरस के थ्रू यदि मैं यहां से कहना चाहूं तो मैं कहूंगा OP स्क्वायर, पाइथागोरस के थ्रू लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर के लिए यदि मुझे उसका मैग्नीट्यूड पता करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब उसके कंपोनेंट का अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको लिखना है। ये पॉइंट था हमारा 2D में। इसी चीज को हम यदि 3D में देखें, अब 3D में कैसा होगा, देखिए इधर यदि हम इस P पॉइंट की बात करने जा रहे हैं x और y, अब यहां पर हम एक नई चीज देखें, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यदि मैं यहां P पॉइंट के लिए x और y कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूं कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में है, और यहां पर हमारा वो पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन, क्योंकि हम कहते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म्स में उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन वो तो फिक्स है, तो यहां पर x और y को हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो ये जो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है वो भी अपने आप में एक पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब यदि मैं जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करने जाएं तो हमेशा किसी ना किसी वेक्टर के लिए हम डायरेक्शन देखना चाहेंगे और किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इधर हमने कहा एक पॉइंट है हमारे पास P और एक पॉइंट है हमारे पास Q। इस P पॉइंट के लिए मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं x1 i कैप प्लस
y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसके लिए मैंने कहा x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब हम फिर से यहां पे पोजीशन वेक्टर देखना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर और उसके बाद मैग्नीट्यूड। देखो थोड़ा सा इमेजिन करना, हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं यहां x y और z। ये पॉइंट जो है x1 y1 z1, इसका मतलब है इसके x कोऑर्डिनेट, आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 z1। यदि हम एक पॉइंट लें, देखिए ये जो P पॉइंट है वो स्पेस में है, हमने कहा ये वाला स्पेस वाला पॉइंट है। अब हम यदि इमेजिन करने जाएं तो हम लोग ये कहते हैं जो 3D में है ये x एक्सेस y एक्सेस, तो हम कहेंगे ये वाला जो प्लेन है हमारा वो xy प्लेन है, ये जो प्लेन है वो xz प्लेन है और ये जो है वो yz प्लेन। यदि मैं इस P पॉइंट से, जो स्पेस में ये पॉइंट है, इससे xy प्लेन पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं xy प्लेन पर, तो देखिए इससे मैंने xy प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा और उसे मैंने कहा m पॉइंट जो xy प्लेन है। थोड़ा सा इमेजिन करना, हमारा जो रूम है वो एक 3D है और एक्सेस के बारे में हम देखें, चलिए देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये नीचे जो है वो xy प्लेन है, इस पर मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये वो परपेंडिकुलर हो गया। तो देखो जो z कोऑर्डिनेट होता है, z कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब आप किसी पॉइंट का प्रोजेक्शन आप देखते हैं किस पर, xy प्लेन पर, मतलब हम xy प्लेन पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये जो वर्टिकल लेंथ आ रही है वो हमारा होता है z कोऑर्डिनेट। इसे देखो कैसे ध्यान रखें, इस P पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है xy प्लेन पर, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो किस एक्सिस के पैरेलल है, z एक्सिस के पैरेलल है। इस P पॉइंट से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं वो z एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो z एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा जो देगा वो हमेशा z कोऑर्डिनेट देगा। तो हम इसे कहते हैं कि इसका z कोऑर्डिनेट कितना है, z1। तो ये लेंथ हो गई हमारे लिए z1। इसी टाइप से इस Q2 पॉइंट से हम एक प्रोजेक्शन लें और वो प्रोजेक्शन कहां है, फिर से xy प्लेन पर, तो उस पॉइंट को मैंने कहा n, और इस n पॉइंट की बात करने जाए तो ये जो लेंथ आ रहा है ये भी तो z एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये भी z कोऑर्डिनेट है और ये इसके लिए है, तो इसलिए हमने इसे कहा z2 डिस्टेंस। अब देखो हम इस m पॉइंट की बात करें, यहां पर यदि P पॉइंट था तो उसके लिए x y और z तीनों कोऑर्डिनेट थे क्योंकि वो पॉइंट स्पेस में था, लेकिन हमने जब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया xy प्लेन पर, तो xy प्लेन पर हमेशा z कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा क्योंकि xy प्लेन है तो वहां पर कोई हाइट नहीं है, तो हमने कहा कि यहां पर जो है वो z कोऑर्डिनेट 0 है। तो m पॉइंट्स के लिए यदि मैं कोऑर्डिनेट बताना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1, तो मैं यहां पे सिर्फ कहूंगा x1, y1, 0, क्योंकि z कोऑर्डिनेट यहां पर 0 हो जाएगा, xy प्लेन है। इसी टाइप से इससे जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो n के लिए कोऑर्डिनेट लिखने जाए तो वो भी होगा हमारे लिए x2 y2 और 0, क्योंकि फिर से z2 यहां पर 0 हो गया, x2, y2, 0। और देखो यदि मैं ये mn लेंथ को कैलकुलेट करने जाऊं तो देखिए हम यहां से कहते हैं कि x1 y1 0, x2 y2 0, ये xy प्लेन हो गया और xy प्लेन हो गया, इसका मतलब है कि हम किस में आ गए, 2D में। देखिए हम अब सिर्फ xy प्लेन के बारे में सोच रहे हैं, mn के बारे में, इसका मतलब है हम 2D में। तो 2D में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहां पर यदि मैं mn को कैलकुलेट करने जाऊं तो मैं कहूंगा mn इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर x2 है हमारे लिए, यहां है x1, हमने लिखा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां से हमारा जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है Qn पर, तो इस पॉइंट का मैंने कहा R, तो देखें mn जो है वो PR के पैरेलल है, तो mn और ये PR इक्वल हो जाएंगे यहां पे, तो हमने यहां से कहा mn इक्वल टू PR, और mn इक्वल टू PR है तो PR के लिए भी जो लेंथ आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखो
हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल PRQ, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल PRQ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर यदि मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो मैं कहूंगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए ये लेंथ है हमारे लिए Z1, ये है Z2, तो मैं इस QR की बात करने जाऊं तो ये होगा Z2 माइनस Z1। तो मैंने इस QR के लिए कहा Z2 माइनस Z1, तो मुझे यहां पता है कि QR इक्वल टू है Z2 माइनस Z1। तो देखिए यहां पर PR को मैं चेंज कर सकता हूं MN से, तो मैं PR की जगह लिखता हूं MN स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। MN को हमने अभी कैलकुलेट किया था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दें तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है हमारे लिए Z2 माइनस Z1। इसका स्क्वायर करें तो Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, ये हुआ PQ स्क्वायर। तो फाइनली जो हमें PQ मिल रहा है वो हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 स्क्वायर। और इसी को हम कहते हैं, क्योंकि ये लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ PQ जो आता है वो है हमारे लिए अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। इसे नोट करें, देखिए इधर ये जो हमने मॉड ऑफ PQ कैलकुलेट करा है ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब हम यदि सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात करने जाते हैं तो देखिए पोजीशन वेक्टर को आप इससे याद रखें डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वही हमारे लिए क्या है पोजीशन वेक्टर। अब हम यदि कहते हैं कि हम P2Q की बात कर रहे हैं, मतलब हमने स्टार्ट कहां से किया है, P से स्टार्ट किया है और एंड कहां कर रहे हैं Q पे। हमने कहा इनिशियल पॉइंट हमारे लिए जो है वो P है और जो फाइनल पॉइंट है वो Q। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो यदि मैं PQ वेक्टर मतलब PQ पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा तो मैं हमेशा कहूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहां हम ये कहते हैं ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के लिए जो भी पोजीशन वेक्टर है x1 y1 और z1, तो ये P के लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में है और वो पॉइंट है हमारा ओरिजिन। मतलब किसी भी पॉइंट के लिए जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखे जाते हैं। तो मैं यदि यहां पे कहने जाऊं तो ये OP, जो OP पोजीशन वेक्टर होगा, OP को मैं क्या लिखूंगा P माइनस O। देखिए यहां देखें ध्यान से, हम लोग कहते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। PQ की बात कर रहे हैं तो इनिशियल मेरा है P और फाइनल है मेरा Q। तो मैंने इसे लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और पोजीशन वेक्टर ऑफ P की बात करें तो Q के लिए जो हमारे पास है वो है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस जो पोजीशन वेक्टर ऑफ P है वो है हमारे लिए x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। अब यदि हम इसे माइनस करना चाहते हैं तो देखिए जब भी हम दो वेक्टर्स को माइनस करते हैं तो i कैप से माइनस होता है, j कैप से और k कैप वाले। तो यहां पे हम लिखेंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है PQ वेक्टर और इसी PQ वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो जब भी पोजीशन वेक्टर हमें पता करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ इक्वल्स टू होगा हमारे लिए x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इसे नोट करें, कई बार कई जगह आपको ऐसा मिलेगा जब हम PQ वेक्टर की बात करते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ पी की जगह वो ऐसा लिखता है, वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी। अब इसका मतलब क्या है? हमने कहा ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के लिए जो भी वेक्टर होगा वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है। तो सिर्फ हम यदि इसकी बात करने जाए ओपी, ओ टू पी, तो ओपी वेक्टर जो होगा वो हमारे लिए हो गया यहां पे, इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप इसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वो ओपी आ रहा है, और इसी के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिख के रखे हैं यहाँ पे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो हमने कहा ये हो गया हमारे लिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी टाइप से जो हमारा q पॉइंट है इसके अपने कुछ कोऑर्डिनेट हैं, तो इसका भी जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहेंगे यहां से OQ। और जो OQ वेक्टर होगा वो होगा हमारा इसका जो पोजीशन वेक्टर आपको लिखा गया है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आप यहां से लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और हमें जो डिस्टेंस मिल रहा है फॉर्मूला PQ चाहिए, वो PQ हमें यहां से मिलेगा। तो PQ जो है वो हमें क्या मिल रहा है, OQ माइनस OP। तो कभी भी ऐसा लिखा जाए, ऐसा भी आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब PQ इक्वल्स टू OQ माइनस OP। देखिए इधर, अब देखिए हम पैरेलल वेक्टर क्या होता है। हमने कहा ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इसके पैरेलल वेक्टर की जब भी हम बात करने जाएं तो हम लोग कहते हैं जो ये वेक्टर बी दिख रहा है वो भी पैरेलल है, वेक्टर सी जो है वो भी पैरेलल है। तो देखिए एक बार हम लोग ये कहते हैं जब भी पैरेलल वेक्टर की बात की जाए तो उन केस में पैरेलल वेक्टर्स के लिए एक चीज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो है डायरेक्शन। हमने कहा यदि ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, सी भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो वो एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब हमने इसे पैरेलल तो कर लिया। अब देखिए हम यदि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन। यदि मैं ए वेक्टर की बात करूं तो ए का अपना एक मैग्नीट्यूड है, मैं ए वेक्टर को लिख रहा हूं मॉड ऑफ ए इंटू डायरेक्शन। उसी के साथ यदि मैं बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर जो है वो भी मॉड ऑफ बी, और ये है डायरेक्शन। सी की बात करें तो मॉड ऑफ सी और उसका डायरेक्शन। तो देखो हम ये कह रहे हैं ए बी और सी जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उसमें डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो सेम रहेगा। तो भी चेंज क्या हो रहा है, यदि मैं कहता हूं सपोज करो थोड़ी देर के लिए, हमने कहा ये ए का जो लेंथ है वेक्टर ए का वो 10 है, और हम कहें बी का जो लेंथ है वो हमारे लिए 5 है। तो हमने कहा कि यार दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही तो हाफ हो रहा है। मतलब यदि मैं 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बी वेक्टर मिल जाएगा। यदि मैं कहता हूं कि इस सी का जो लेंथ है वो 15 है तो मैं कहूंगा कि इस 5 के रिस्पेक्ट में 3 टाइम्स यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मतलब पैरेलल वेक्टर के केस में डायरेक्शन का भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इसी कारण से हम कहते हैं यदि वेक्टर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो ए पैरेलल टू बी, तो इस केस में हमेशा क्या लिखिए आप, जो ए वेक्टर है वो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि हम देख रहे हैं डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और मैग्नीट्यूड को आप किसी भी एक कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमें बी वेक्टर मिल जाएगा। तो हमने कहा ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो पहले वेक्टर की डेफिनेशन में है वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। इसे नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, उसका आंसर दो मुझे। अभी हमने पहला वेक्टर देखा था, उसके साथ ही एक होता है अपोजिट वेक्टर। अब इस केस में क्या है, अपोजिट बोल रहे हैं यहाँ पे एंटी पैरेलल। तो इसमें क्या है कि हमने कहा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो अपोजिट वेक्टर में क्या होता है, यदि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हमने कहा कि अपोजिट वेक्टर में वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो तो फिर भी लैम्डा टाइम्स ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर यदि हम अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने जाएं तो उस केस में जो आता है ए इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। मतलब हमने क्या किया है,
उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस कारण से नेगेटिव साइन आया। देखिए ऐसा इसलिए है, नेगेटिव क्यों आएगा? हम यदि बात करते हैं ए टू बी, तो यदि आप ए टू बी जा रहे हैं तो आप इस पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर जो हुआ वो हो गया मेरे लिए फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, यदि हम ए टू बी की बात करते हैं। अब यदि मैं बी टू ए की बात करने लगूं, बी ए वेक्टर, तो ये होगा मेरे लिए अब मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं, इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट मेरे लिए बी हो गया और फाइनल पॉइंट ए, तो मैं लिखूंगा यहां से ओ ए माइनस ओ बी वेक्टर। यहां से यदि हम माइनस साइन कॉमन लें तो हमें मिलता है यहां से ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर को ही हमने क्या कहा है यहां पे? ए बी वेक्टर, तो इसे यहां रख देते तो माइनस ए बी वेक्टर, ए बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। इसका मतलब है कभी भी यदि डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आप सिर्फ माइनस साइन का यूज करें। तो हमने यहां कहा ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ये होगा अपोजिट वेक्टर के लिए डेफिनेशन हमारे लिए। प्रॉब्लम नोट करें। If vector C equals to 3a vector plus 4b vector and 2c vector equals to a vector minus 3b vector, then show that first C and A have same direction and magnitude of C is greater than magnitude of A, और second part इसका C and B have opposite direction and magnitude of C is greater than magnitude of C। चलो अटेम्प्ट